हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 10 में देखिए यहाँ पे आज हम 4-5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके आंसर देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है दोस्तों आज का हमारा, देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा जैविक ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, इसको हम बीओडी भी कहते हैं यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, यानी जैविक ऑक्सीजन मांग क्या होती है वो हम आपको देखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो देखिए जैविक ऑक्सीजन मांग या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है। देखिए जैविक ऑक्सीजन मांग जो है एक विशिष्ट समय अवधि पर, ठीक है, यानी एक विशिष्ट समय अवधि पर किसी निश्चित तापमान पर, ठीक है, और किसी फिक्स टेम्परेचर पर, ठीक है, दिए गए पानी के नमूने में, ठीक है, कोई पानी के यदि नमूना है तो उसमें एक निश्चित समय पर और एक निश्चित टेम्परेचर पर, ठीक है, किसी दिए गए पानी के नमूने में, ठीक है, जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं तो कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने के लिए, ठीक है, जो वायवीय जैविक जीवों द्वारा O2 की आवश्यकता होती है, ठीक है, वही हमारा जैविक ऑक्सीजन डिमांड होता है। ठीक है, देखिए इसके बाद क्या होता है, जो जीवाणु होते हैं जैसे सूक्ष्म जीव हो गए, ठीक है, इसके अलावा जो जीव कार्बनिक कचरे को विघटित करने के लिए जिम्मेदार है, ठीक है, तो ऐसे कई सारे सूक्ष्म जीव जो कार्बनिक कचरे को क्या करते हैं, विघटित करने लगते हैं। देखिए जब कार्बनिक पदार्थ जैसे देखिए, ठीक है, जब कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं, ठीक है, जैसे सूक्ष्म जीव हो गए, ठीक है, जैसे मृत पौधे हो गए, घास हो गई तथा घास की कर्तन, इसके अलावा जो खाद्य है, खाद्य के अलावा सीवेज हो गया और पानी में मौजूद होते हैं, ठीक है, कई सारे सूक्ष्म जीव या बैक्टीरिया क्या होते हैं कि विघटित कचरे में क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, या सीवेज या मल में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। ठीक है, इनको क्या करती है, जो बैक्टीरिया या जीवाणु होती है वो क्या करती है, इनको विघटित करने यानी तोड़ने का काम करने लगती है। ठीक है, और जब ऐसा होता है यानी ये प्रक्रिया तोड़ने की शुरू हो जाती है, ठीक है, यानी जब सूक्ष्म जीव क्या करते हैं कि कार्बनिक कचरे को तोड़ने लग जाते हैं, ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो उपलब्ध विघटित ऑक्सीजन की अधिकांश भाग होती है, ठीक है, यानी ऑक्सीजन की जो अधिकतर मात्रा होती है, ठीक है, जो उपस्थित होती है उतनी समय, तो वो एरोबिक जीवाणुओं द्वारा ग्रहण किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा, एरोबिक जीवाणुओं के द्वारा वह ग्रहण किया जाता है। ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं, जैविक ऑक्सीजन डिमांड या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। ठीक है, या इसको हम जैविक ऑक्सीजन मांग भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा क्या कहा दोस्तों हमने कि जो जैविक ऑक्सीजन मांग है, ठीक है, जो जैविक ऑक्सीजन डिमांड है ये क्या होता है, एक विशिष्ट समय पर, ठीक है, एक निश्चित समय पर और एक निश्चित टेम्परेचर पर, ठीक है, किसी दिए गए पानी के नमूने में जो कार्बनिक पदार्थ हैं यानी ठीक है, यानी जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं उनको तोड़ने के लिए या विघटित करने के लिए जो वायवीय जैविक ऑक्सीजन की मात्रा है, ठीक है, उसकी आवश्यकता होती है, यही बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जो जैविक कचरे होते हैं या कार्बनिक कचरे होते हैं इनको क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं या सूक्ष्म जीव होते हैं वो विघटित करने लगते हैं या तोड़ने लगते हैं। ठीक है, और जब ये तोड़ने लगते हैं ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो उपलब्ध ऑक्सीजन की मात्रा होती है, ठीक है, वो क्या करती है, एरोबिक जीवाणुओं द्वारा ग्रहण किया जाता है। ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या जैविक ऑक्सीजन, ठीक है, जैविक ऑक्सीजन मांग इसको कहते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है हमारा आज का, देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा विषाणु के अनुप्रयोगों पर निबंध लिखना। ठीक है, यानी जो विषाणु या वायरस जो होते हैं इनके कहाँ कहाँ पे अनुप्रयोग हैं या इसके उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है, ठीक है, तो उसको यहाँ पे बताना है। देखिए पहला इसका यूज क्या है कि जैविक नियंत्रण में, ठीक है, तो जैविक नियंत्रण में इसका उपयोग कैसे होता है। देखिए जो जीवाणु भोजी होते हैं जिसको हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं, तो जीवाणु भोजी क्या करते हैं कि विषाणुओं के द्वारा हानिकारक जीवाणु जो होते हैं उनको क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जीवाणु भोजी विषाणुओं के द्वारा क्या किया जाता है कि जो हानिकारक जीवाणु होते हैं उनको नष्ट किया जाता है, अर्थात यह जैव नियंत्रक के काम में आता है। ठीक है, ठीक है, तो विषाणुओं का यूज हम कह सकते हैं किस में आता है, जैव नियंत्रण में आता है। देखिए दूसरा इसका अनुप्रयोग कहाँ पे है, देखिए रोगों के उपचार में। ठीक है, तो रोगों के उपचार में भी देखिए वायरस कैसे उपयोगी है, तो देखिए न्यूमोनिया हो गई जैसे, ठीक है, न्यूमोनिया रोग हो गया या टीबी हो गया, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, इसके अलावा जो कोढ़ रोग हो गया आदि के उपचार में क्या करते हैं, जो जीवाणु भोजी होते हैं तो जीवाणु भोजियों को उपयोग करते हैं। ठीक है, और रोगजनक जीवाणुओं का भक्षण करवाया जाता है। ठीक है, तो जो जीवाणु होते हैं उनको क्या करता है, ये भक्षण करता है, ठीक है, अर्थात उनको नष्ट कर देता है। देखिए इसका तीसरा अनुप्रयोग कहाँ है, अंतरिक्ष सूक्ष्म विज्ञान में। ठीक है, तो देखिए अंतरिक्ष सूक्ष्म विज्ञान में ये कैसे उपयोगी है, तो जीवाणु भोजियों के लाइसोजेनिक कल्चर जो होते हैं ये रेडिएशन डिटेक्टर के उपयोग में आते हैं। ठीक है, किस में आते हैं दोस्तों, ये रेडिएशन डिटेक्टर के काम में आते हैं। देखिए चौथा इसका अनुप्रयोग कहाँ पे है, अनुवंशिकी अभियांत्रिकी में। देखिए अनुवंशिकी अभियांत्रिकी में भी विषाणुओं का काफी योगदान है। ठीक है, देखिए अनुवंशिकी अभियांत्रिकी में विषाणु क्या करते हैं, इसमें फेजेज का उपयोग अनुवंशिकी पदार्थों को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में स्थानांतरित करने में करते हैं। ठीक है, देखिए
यहाँ पे जो विषाणु का यूज कहाँ पे करते हैं कि जो अनुवांशिक अभियांत्रिकी है, इसमें जो फेजेज होती है, तो फेजेज का उपयोग जो है हम अनुवांशिक पदार्थ जो होते हैं, ठीक है, यानी जो जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं उनको एक कोशिका से यानी एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसफर करने के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट क्या है, प्रदूषित जल उपचार में, ठीक है, यानी कोई भी जल यदि शुद्ध नहीं है यानी प्रदूषित है उसको उपचार करेंगे और उसको शुद्ध जल बनाने में भी इसका उपयोग होता है, ठीक है। क्या कहा दोस्तों हमने, देखिए जीवाणुओं एवं अन्य सूक्ष्म जीवों द्वारा प्रदूषित जल के उपचार हेतु जीवाणु भोजी का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जीवाणु भोजी या वायरस का जो हम यूज है वो प्रदूषित जल के उपचार में भी करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, विभिन्न क्षेत्रों में कवकों की उपयोगिता, ठीक है, यानी यहाँ पे अब हम फंजाई के यूजेज देखेंगे, ठीक है। तो फंजाई यानी कवकों का कहाँ कहाँ पे हम उपयोग करते हैं उसको यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, औषधि के रूप में, ठीक है। तो औषध या मेडिसिन के रूप में कैसे कवक या फंजाई यूजफुल है, देखिए अनेक प्रकार के एंटीबायोटिक कवकों से प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है, यानी अनेक प्रकार के एंटीबायोटिक्स यानी प्रतिजैविक जो होते हैं वो कवकों से प्राप्त किए जाते हैं। जैसे देखिए जो पेनिसिलिन होती है, ठीक है, पेनिसिलिन जो हमारी प्रतिजैविक है इसको हम किससे प्राप्त करते हैं, इसको हम पेनिसिलियम नाइट्रेटम से प्राप्त करते हैं, ठीक है, इसको हम पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त करते हैं, ठीक है। पेनिसिलिन जो प्रतिजैविक है इसकी खोज सबसे प्रथम किसने की थी, 1928 में सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना कि औषधि के क्षेत्र में हम कवकों का यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा देखिए क्या है, भूमि की उर्वरता, ठीक है, देखिए भूमि की उर्वरता बढ़ाने में भी ये क्या करते हैं, काफी योगदान निभाते हैं। देखिए कवक कई सड़े गले जो पदार्थ होते हैं उनका क्या करते हैं, अपघटन करते हैं, ठीक है, और उनका अपघटन करके यानी डिकम्पोज करते हैं और अपघटन करने के पश्चात क्या करते हैं कि भूमि की उर्वरा शक्ति को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हार्मोन नियंत्रण में, ठीक है। तो देखिए हार्मोन नियंत्रण में किस तरह से फंजाई जो है यूजफुल होते हैं। देखिए जैसे जिब्रेलिन नामक जो हार्मोन्स होता है, ठीक है, वो जिब्रेला फ्यूजिकोराई नामक कवक से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जिब्रेलिन नामक जैसे हार्मोन्स किससे प्राप्त किया गया, जिब्रेला फ्यूजिकोराई नामक कवक से। तो इस प्रकार से कवकों का यूज जो है हम हार्मोन के निर्माण में भी करते हैं। अगला पॉइंट है देखिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण, इसको हम नाइट्रोजन फिक्सेशन भी बोलते हैं, ठीक है। देखिए नाइट्रोजन जो है यह कई कवक जैसे रोडोटुरोला नाइट्रोजन स्थिरीकरण भूमि द्वारा उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, ठीक है। देखिए जो कवक होता है जैसे रोडोटुरुला जो कवक होता है, ठीक है, यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है यानी नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है और भूमि की उर्वरा शक्ति को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, ठीक है। अगला यूज है देखिए यहाँ पे अगला कवक का जो उपयोग है वो है वातावरण को शुद्ध करना, ठीक है। तो देखिए वातावरण को कैसे शुद्ध करता है कि कवक जो है अपघटन द्वारा वातावरण को शुद्ध करता है, ठीक है, यानी जो कार्बनिक सूक्ष्म पदार्थ होते हैं उनको ये क्या करता है, अपघटित करता है यानी डिकम्पोज करता है और उसके बाद वातावरण को यह शुद्ध करता है। अगला यूज देखिए कवकों का क्या है, अनुसंधान में, ठीक है। अनुसंधानों में क्या है इसका यूज, देखिए जो न्यूरोस्पोरा जैसे कई कवक होते हैं, ठीक है, न्यूरोस्पोरा जो कवक है इसका उपयोग अनुवंशिकी तथा कई अनुसंधानों में किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से कवकों का यूज अनुसंधानों में भी किया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे अब सिरका उद्योगों में जीवाणुओं का क्या महत्व होता है वो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो देखिए जो सिरका उद्योग है, ठीक है, तो सिरका इंडस्ट्री, ठीक है, सिरका उद्योग में किस प्रकार जीवाणुओं का महत्व है या प्रयोग है। देखिए जो सिरका उद्योग है इसमें क्या होता है कि सिरका उद्योग में शर्करा का किण्वन यीस्ट के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो यीस्ट बैक्टीरिया के द्वारा क्या किया जाता है कि शर्करा का किण्वन किया जाता है, ठीक है, जिससे क्या तैयार होती है, जिससे शराब तैयार की जाती है, ठीक है, यानी यहाँ पे हमको एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। और इस एथिल अल्कोहल को अधिक समय तक यदि हम खुले हवा में छोड़ देते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है कि सिरके में बदल जाता है, ठीक है। क्या कहा दोस्तों हमने कि जो सिरका उद्योग है तो सिरका उद्योग में शर्करा का किण्वन जो है यीस्ट द्वारा किया जाता है, जिससे क्या होता है, शराब तैयार की जाती है। और इस एथिल अल्कोहल की अधिक समय तक खुले हवा में छोड़ देने से वह सिरके में बदल जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख भी सकते हो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, शर्करा है, ठीक है। तो शर्करा जो है, ठीक है, यानी ग्लूकोज हमारे पास यहाँ पे है C6H12O6, ठीक है। अब देखिए ये यीस्ट बैक्टीरिया की उपस्थिति में क्या हुआ, यहाँ पे देखिए ये एथिल अल्कोहल में चेंज हो गया, ठीक है, CH3CH2OH ये क्या होता है, एथिल अल्कोहल होता है, ठीक है। अब देखिए और इसमें दो कार्बन डाइऑक्साइड के दो अणु भी यहाँ पे बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा एथिल अल्कोहल बना है, ठीक है, इसको यदि हम ऑक्सीजन में वायु में खुला छोड़ देंगे तो ये ऑक्सीजन से क्रिया करेगा और ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो एसिटोबैक्टर एसिटी जीवाणु की उपस्थिति में क्या करेगा, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये किस में बदल जाता है, ये सिरके में बदल जाता है, ठीक है। और सिरके में बदल गया और यहाँ पे H2O भी बाहर निकल जाता है, ठीक है।
तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे सिरका उद्योग में बैक्टीरिया का महत्व भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, बायोगैस उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की भूमिका। ठीक है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की यहाँ पे भूमिका हम देखेंगे बायोगैस के उत्पादन में, यानी बायोगैस प्रोडक्शन में किस तरह से सूक्ष्म जीव जो है उपयोगी सिद्ध होते हैं। ठीक है, तो देखिए जो बायोगैस होती है बेसिकली गोबर गैस इसको हम कहते हैं। तो गोबर गैस जो है एक प्रकार के गैसों का मिश्रण है। ठीक है, यानी कई सारी गैसों का ये आपस में क्या है, मिश्रण है। देखिए इसमें मीथेन भी उपस्थित होती है और बायोगैस में मेथेन गैस भी उपस्थित होती है। ठीक है, देखिए जो मीथेन गैस है, ठीक है, ये उपस्थित है। अब इसके अलावा जो सूक्ष्म जीव होते हैं, तो सूक्ष्म जीवी सक्रियता द्वारा उत्पन्न होती है। ठीक है, ये जो मेथेन गैस है ये सूक्ष्म जीवों की सक्रियता, यानी जब सूक्ष्म जीव एक्टिव होते हैं तब ये उत्पन्न होती है। ठीक है, देखिए पशुओं जैसे गाय भैंस हो गई, ठीक है, तो गाय भैंस आदि पशुओं के जो मल होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, गोबर कहते हैं। ठीक है, जिससे ये जीवाणु क्या होते हैं, प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, यानी गाय और भैंस का जो गोबर है, ठीक है, ठीक है, तो उसमें क्या पाए जाते हैं, प्रचुर मात्रा में कुछ सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। ठीक है, यानी सूक्ष्म जीवी जीवाणु क्या होते हैं, प्रचुर मात्रा में उपस्थित होते हैं, जो गोबर गैस अथवा बायोगैस का उत्पादन करते हैं। ठीक है, और यही सूक्ष्म जीव आगे चल के क्या करते हैं कि बायोगैस या गोबर गैस का उत्पादन या प्रोडक्शन करते हैं। अब देखिए जो बायोगैस संयंत्र होती है अथवा गोबर गैस संयंत्र जो है यह एक बड़ा टैंक होता है। ठीक है, यह क्या होता है, एक बड़ा सा टैंक होता है जिसकी लंबाई जो है 10 से 15 फीट होती है। ठीक है, ये लंबाई कोई फिक्स नहीं है, इसीलिए ये 10 से 15 फीट होती है लगभग। ठीक है, इस टैंक में जो होते हैं अपशिष्ट संग्रहित एवं गोबर की स्लरी जो है भरी जाती है। ठीक है, जो भी अपशिष्ट पदार्थ है और गोबर की जो स्लरी है, ठीक है, उसको यहाँ पे क्या करते हैं, भर देते हैं। ठीक है, इनको यहाँ पे भरा जाता है। स्लरी के ऊपर एक सचल ढक्कन रखा होता है। ठीक है, स्लरी के ऊपर क्या लगा होता है, एक ढक्कन भी रखा होता है, यानी लगा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम गैस होल्डर कहते हैं। ठीक है, जो ढक्कन लगा होता है स्लरी के ऊपर उसको हम क्या कहते हैं, गैस होल्डर कहते हैं। ठीक है, देखिए सूक्ष्म जीवी सक्रियता के कारण क्या होता है, जब सूक्ष्म जीव सक्रिय होंगे तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि मेथनोजन जीवाणु की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप गैस का निर्माण होगा। ठीक है, यानी जब ये सूक्ष्म जीव सक्रिय होंगे ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो मेथनोजन जीवाणु होता है, ठीक है, तो ये इनकी उपस्थिति में क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती है और इन्हीं रासायनिक अभिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप या फल स्वरूप क्या होता है, गैस का निर्माण होता है, यानी गोबर गैस का निर्माण हो जाता है। ठीक है, या बायोगैस का निर्माण हो जाता है, जिसके फल स्वरूप ढक्कन अर्थात गैस होल्डर ऊपर की ओर उठ जाता है। और जब गैस का निर्माण हो जाता है तो जो ढक्कन है, ढक्कन ऊपर की ओर क्या हो जाता है, उठ जाता है। ठीक है, तो बायोगैस संयंत्र में एक निकास होता है। ठीक है, और इसमें एक निकास भी होता है जिसकी सहायता से पाइप द्वारा घरों में गैसों की पूर्ति की जाती है। ठीक है, और इसमें जो पाइप लगी होती है तो उसी पाइप के थ्रू यानी पाइप के माध्यम से हम क्या करते हैं कि गैसों की पूर्ति करते हैं अपने घरों में। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करता हूं कि बायोगैस में जो सूक्ष्म जीवों की भूमिका है, ठीक है, वो भी आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे दोस्तों हमने चैप्टर 10 के लगभग 5 से 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।